दोस्तों, तारीख 28 जुलाई 1914 यही वह दिन था जिसने पूरे इतिहास के काल की काया पलट कर रख दी थी। इस दिन ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चियो फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि आगे चल के वहाँ के राजा बनने वाले थे, वह अपनी पत्नी के साथ बोस्निया में घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने इन्हें जान से मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रिंस की हत्या करने वाला यह लड़का सर्बिया का नागरिक था और सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच उस समय 13 का आंकड़ा था, यानी इनके बीच दुश्मनी चरम पर थी और इसी घटना से प्रथम विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। यह तारीख दुनिया को एक इतने बड़े खतरे की ओर ले जा रही थी जिसका शायद किसी ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। यह खतरा था प्रथम विश्व युद्ध का। 28 जुलाई 1914 में शुरू होने वाला युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच के इतिहास के पन्ने दुनिया के सामने एक ऐसे खौफनाक मंजर को रखते हैं जिसमें करीब 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और वहीं करोड़ों की संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध मानव के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जाता है। मंजर इतना भयानक था कि चारों तरफ लाशों के ढेर थे और कानों को चीरती हुई चारों तरफ बम और धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो चलिए फिर इतिहास के उन पन्नों को बहुत ही करीब से देखते हैं जिसने विश्व का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की यह भयंकर लड़ाई दो गुटों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें एक था अलाइड पावर्स जिसके सदस्य थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए और दूसरा था सेंट्रल पावर। इस ग्रुप के सदस्य थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर जहां आज टर्की स्थित है, और ऑस्ट्रिया हंगरी जहां आज के समय में कई सारी यूरोपीय कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, प्रिंस के मौत के बाद ऑस्ट्रिया के लोग भड़क उठे और सर्बिया को धमकी के ऊपर धमकी मिलने लगी, जहां ऑस्ट्रिया हंगरी ने बिना युद्ध के सर्बिया को सरेंडर करने के लिए कहा। जहां नतीजा ये हुआ कि 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के उत्तर पश्चिम हिस्से पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने गोलों की बरसात कर दी और इसी धमाके के साथ दुनिया दो गुटों में बंटनी शुरू हो गई। और इस सिचुएशन में सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों ही देशों में स्लाविक लोग रहते थे और रशिया पहले से ही इस मामले में दखल अंदाजी देना चाहता था, क्योंकि वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें हर देश अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा हुआ था। और जब बात इन सब चीजों की आती है तो रशिया उन सभी चीजों में सबसे आगे होता था। ऐसे में वह अपनी ताकत दिखाने से भला कैसे पीछे रह सकता था। दोस्तों, जब ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ने के लिए रशिया ने सर्बिया का साथ दिया तब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी। आपको बता दें कि उस समय हर देश खुद को बेहतर साबित करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टाइम बम और एटम बम बनाने में जुटा हुआ था और इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे और इसलिए इन दोनों के बीच कट्टर प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी और दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकते थे और यहाँ पर उन्हें मौका मिला। इसलिए रशिया साइबेरिया की तरफ से हो गया और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से। और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से इसलिए भी मदद मांगी क्योंकि इन दोनों देशों के बीच साल 1887 में एक संधि हुआ था। आसान शब्दों में कहें तो उस समय कई ऐसे देश थे जो बिना दूसरे देशों को बताए कई अन्य देशों के साथ अपनी मित्रता कायम कर ली थी, ताकि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो तो ये दोनों एक दूसरे के समर्थन के लिए खड़े हो सकें। और ये सब कुछ प्रिंस की मौत के बाद जुलाई में हुआ था और इसीलिए इस पूरे इवेंट को जुलाई क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और अब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया ने जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी और फिर रशिया ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद तारीख आती है 2 अगस्त 1914 और उस समय जर्मनी के तत्काल शासक कैज़र विलियम द्वितीय फ्रांस से संपर्क करते हैं। दरअसल वह फ्रांस से यह जानना चाहते थे कि फ्रांस कौन से गुट की तरफ से है, पर फ्रांस ने इस पर कहा कि वह फैसला अपनी मर्जी से करेगा। यह जवाब सुनकर जर्मनी परेशान हो जाता है। जर्मनी को लगा कि फ्रांस मेरे खिलाफ कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए जर्मनी ने सोचा कि पहले क्यों न फ्रांस का ही काम तमाम कर दिया जाए। और उस समय फ्रांस और रशिया के बीच भी एक संधि हो रखी थी जिसे N10 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन संधियों में खेल तो इटली ने खेला। इटली ने यहाँ पर यह कहकर अपना रुख मोड़ लिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से हुआ है, न कि किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए। इसलिए इटली ने शुरुआती कुछ समय में रसिया वाले गुट की तरफ से युद्ध लड़ना शुरू किया। जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में युद्ध की असली शुरुआत होती है, जहां सबसे पहले तो जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया। अब चूंकि रसिया के आर्मी और रिसोर्सेस इससे कई गुना ज्यादा थे, इसलिए वह सबसे पहले फ्रांस को रास्ते से हटाना चाहता था, जबकि शुरुआत में उसने रशिया पर अटैक करने की सोची थी। लेकिन जर्मन सेना को फ्रांस में घुसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था।
इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम से संपर्क किया, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच एक छोटा सा देश है। लेकिन यहाँ पर बेल्जियम ने जर्मनी को रास्ता देने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर जर्मनी के ऊपर युद्ध का ऐसा भूत सवार था कि उसने बेल्जियम के मना करने पर बेल्जियम पर ही अटैक कर दिया। हजारों की संख्या में जर्मन फौज बेल्जियम के अंदर घुसती है। जर्मनी सेना को अपने देश में घुसते देख बेल्जियम ने ब्रिटेन से मदद की गुहार लगाई। जहां एक तरफ जर्मनी की सेना बेल्जियम की तरफ घुसी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच साल 1839 में एक संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटेन को बेल्जियम की रक्षा करनी थी। यही कारण है कि ब्रिटेन ने अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद करने के लिए भेज दिया था। इसके वजह से जर्मनी फ्रांस के अंदर घुसने में तो सफल हो गया, लेकिन उसको हरा नहीं पाया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया। जर्मनी ने रशिया के 3 लाख सैनिकों को मारकर उसे पछाड़ दिया। उसके बाद अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते ऑटोमन एम्पायर ने रशिया के ऊपर 29 अक्टूबर 1914 में अटैक कर दिया। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते थे। इसका एक और कारण यह भी था कि रशिया जिस रास्ते से दुनिया से व्यापार करने के लिए जुड़ा हुआ था, वो रास्ता ऑटोमन एम्पायर के स्टेट डाटा नलेज से होकर जाता था। इसलिए रशिया चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर उसके रास्ते में बाधा न डाले और रशिया का व्यापार ऐसे ही चलता रहे। इस प्रकार दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरे। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने सुएज कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और भारत को जोड़ने वाली यही एक मुख्य कड़ी थी। हालांकि बाद में इसे बचा लिया गया था। असल में उस समय लड़ाइयाँ खाइयों में होती थी। जमीन के अंदर निकाली गई नाली जैसी जगह होती थी, जहां सैनिक उसके अंदर जाकर गोलियां चलाते थे। असल में इस तरह के एरिया डिफेंस में काफी काम आते थे, इसलिए सैनिक अपना अधिकतर समय यहीं पर गुजारते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर बैटल ऑफ सोमी देखने को मिला, जो कि 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला था। इसमें अलाइड पावर के एक दिन में करीब 80,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जिसमें अधिकतर ब्रिटिश सैनिक शामिल थे, जिसमें अधिकतर ब्रिटेन के थे। इसके बाद ब्रिटेन ने अफ्रीका के कॉलोनी पर हमला कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना के कई क्षेत्रों पर हमला कर दिया। वैसे तो जापान को किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जापान इसके और जर्मनी के बीच हुई संधि के कारण इस युद्ध में कूद पड़ा। उसके बाद ब्लैक सी में ऑटोमन एम्पायर के कुछ जहाजों ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद कुछ और देशों के आपस में युद्ध होते रहे, लेकिन अमेरिका अभी भी इस युद्ध से दूर था। उसे इस युद्ध से कुछ खास लेना देना नहीं था। लेकिन लगातार जर्मनी की उल्टी सीधी हरकतों ने अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तारीख आती है 7 मई 1915। इस तारीख ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल इस दिन जर्मनी के एक पनडुब्बी ने ब्रिटेन के जहाज पर हमला बोल दिया। उस जहाज का नाम RMS लोस्तानिया था। इस हमले से जहाज में सवार 1198 लोगों की मौत हो गई और इसमें 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अब इस हमले के बाद अमेरिका जर्मनी पर भड़क उठा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका ने संयम रखा। लेकिन जर्मनी ने युद्ध की तो ठान ही ली थी। अब उसने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका खुद को इस युद्ध में शामिल होने से रोक नहीं सका। तारीख 16 अप्रैल 1917। इस दिन अमेरिका भी दुनिया के इस भयंकर युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होते ही शक्ति संतुलन बदल जाता है और इसके बाद मित्र राष्ट्र का पलड़ा भारी होने लगा, क्योंकि केंद्रीय शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जर्मनी ही था। जर्मनी के अलावा बाकी किसी भी देश के पास इतनी ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं थी। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बाद युद्ध की गतिविधि तेज हो जाती है। अमेरिका लगातार दुश्मन देश के खिलाफ हमले करता जा रहा था और उसमें काफी हद तक हमले अमेरिका के कामयाब भी होते जा रहे थे। अमेरिका रोज 10,000 से ज्यादा सैनिक ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी की तरफ भेज रहा था। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद जर्मनी की हालत खस्ता होती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक इस युद्ध में एक मोड़ आता है। लेकिन तभी मार्च 1918 में रशिया इस युद्ध को विराम करने की घोषणा कर देता है, क्योंकि इस युद्ध में रशिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कई मोर्चों पर जर्मन सेना ने रूस को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। रूस अब बाकी मित्र राष्ट्रों की तरह मजबूत नहीं रहा था और उसे अपने देश की जनता के दबाव में आकर इस युद्ध से हटना पड़ा। रूस के इस फैसले से जर्मनी के दम तोड़ते हौसले को उड़ान मिल गई। लेकिन फिर भी अमेरिका के इस भारी भरकम सेना ने जर्मनी का यह जज्बा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने दिया। यूरोपीय देशों में अमेरिका की सेना धात जमा चुकी थी। एक के बाद एक मोर्चे पर जर्मन सेना को बुरी तरह से ध्वस्त किया जाने लगा।
अब जर्मनी के खिलाफ फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई चल ही रही थी और अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से खड़ा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के पास काफी सारी सेना और रिसोर्सेस भी थे। जहां अंत में अलाइड पावर्स के सेना ने हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर को पूरी तरह से हरा दिया। जर्मनी को इस तरह से हारते देख वहां के तत्कालीन शासक कैसर विलियम उस समय जर्मनी की गद्दी छोड़ नीदरलैंड की तरफ भाग जाते हैं। आपको बता दें कि यह जर्मनी का बहुत ही जिद्दी और अहंकारी शासक था और इसका मकसद था पूरी दुनिया पर राज करना। और अपने इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने पूरे देश को एक बेहद ही विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया था, जिसकी वजह से ना ही दुनिया बची और ना ही जर्मनी। इसके बाद 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी के युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा दिए जाते हैं। युद्ध के खत्म हो जाने के बाद इसका पूरा जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया और 1919 में एक और संधि करी गई, जिसकी वजह से जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराकर उस पर काफी भारी फाइन लगा दिए गए। आपको बता दें कि उस फाइन को जर्मनी ने 2010 तक चुकाया था। इस युद्ध में हार के बाद जर्मनी पूरी तरह से टूट चुका था और इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर इतने ज्यादा पाबंद लगा दिए, जिसकी वजह से जर्मनी वापस फिर कभी उस स्थिति में नहीं आ सका जिस स्थिति में वो पहले था। और इसके साथ कई देश भी ऐसे थे जिन पर कर्जा आ गया और लोगों की मौत हुई सो अलग। लेकिन हम यह तो जरूर कह सकते हैं कि अगर ये लड़ाई नहीं हुई होती तो आज विश्व में कई ऐसे देश होते जो कि आर्थिक रूप से काफी ज्यादा संपन्न होते। इस युद्ध में भारत के भी 74,187 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। उस समय भारत पर ब्रिटेन का राज था, इसलिए भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। अब ये युद्ध तो जर्मनी की हार के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन इसका खामियाजा दुनिया आज भी भुगत रही है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में द्वितीय विश्व युद्ध का भी लिंक है, आप उसे भी एक बार चेकआउट जरूर करें। और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दें। धन्यवाद।